अब हम देखेंगे किस तरीके से अर्ली इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, यानी उसको किस किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो द हिस्टोरियोग्राफी, द स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड राइटिंग हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया रिवील्स many significant changes over time. These can be understood against the background of the political and intellectual context in which they emerged and flourished. The various schools of writing The various schools of history writing are often presented and understood in terms of one school making way for the other in a neat forward progression. The reality is, however, much more complex. There was considerable variety within the various schools. Some of them coexisted and still do so in dialogue or conflict with each other, and there are many examples of writings that go against the grain and do not easily fit into the dominant historiographical trends of their time. तो हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसा काम है जिसके अंदर हिस्ट्री को किसी भी पीरियड की कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसको लिखा जाता है। तो एंशियंट और अर्ली मेडिवल इंडिया की जो हम हिस्टोरियोग्राफी देखते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस, ऐसे सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पोर्टेंट चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ होते हुए दिखाई देते हैं। इनको आप समझ सकते हैं उस टाइम की, अगर आप पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को समझ सके, जब वो आए, जब वो स्टोरियोग्राफीज़ आई या वो जब फ्लरिश हुई, तो अगर आप उस दौर की पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो समझना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। जो अलग अलग स्कूल्स हैं हिस्ट्री के, वो हमें ऐसा लगता है कि शायद एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर, एक स्कूल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम एक एक सेपरेट स्कूल को देखें तो ज़्यादातर हिस्ट्री राइटिंग्स ऐसी हैं जो कि अपने समय के डोमिनेंट हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड के अंदर फिट नहीं बैठती हैं। ठीक है। द 18th and 19th century were dominant by the writings of European scholars usually referred to as the Orientalist or Indologist. Although they often described themselves as antiquarians, many of them were employees of the East India Company and later the British government of India. The founding of the Asiatic Society of Bengal in 1784 provided an institutional focus for scholars working in a number of related fields such as textual study, epigraphy, numismatics, and history. A major contribution of the Indologists lay in their efforts to collect, edit, and translate ancient Indian texts. तो 18th और 19th सेंचुरी में हम ये देखते हैं कि ऐसी राइटिंग्स हैं जो कि यूरोपियन स्कॉलर्स ने लिखी हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में वो मौजूद हैं, क्वांटिटी में वो मौजूद हैं। ओरिएंटलिस्ट इनको हम कहते हैं या इंडोलॉजिस्ट हम कहते हैं, और ये ज़्यादातर खुद को एंटीक्वारियन के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। यानी एक चीज़ जो इन हिस्ट्रीज़ में काफ़ी कॉमन है वो ये है कि यूरोपियन बूस्टिंग हमें देखने को मिलती है ना। तो जब एशियाटिक सोसाइटी बनती है तो बंगाल में 1784 में, तो उससे एक इंस्टीट्यूशनल फोकस मिलता है हिस्ट्री के काम को, और इससे रिलेटेड दूसरे फील्ड्स जो हैं जैसे कि एपिग्राफी हो गया, न्यूमिस्मैटिक हो गया, टेक्सचुअल स्टडी हो गया। तो एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन जो इंडोलॉजिस्ट का है, यानी जो इस दौर के स्कॉलर्स का है, वो ये है कि इन्होंने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को कलेक्ट किया, उसको एडिट किया, उसको ट्रांसलेट किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। In this, they depended heavily on information provided by native informants whose contribution was rarely acknowledged. Indology soon spread beyond the confines of the British Empire and became a subject of study in European universities. तो ये जानकारी इकट्ठी करने के लिए जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी इकट्ठी की है, इसमें ज़्यादातर जानकारी नेटिव इन्फॉर्मेंट से ली गई है, यानी किसी भी एरिया के जो नेटिव रहने वाले लोग हैं उनसे ये जानकारी ली गई है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है, नेटिव लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको बहुत कमी के साथ एक्नॉलेज किया जाता है, बहुत कमी के साथ उसको माना जाता है कि हाँ उनका भी कोई रोल है। और इसके अलावा इंडोलॉजी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के कन्फाइनमेंट से, उसकी हदों से बाहर निकल जाती है, और उसके बाद में उसको यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में भी एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी पढ़ाया जाने लगता है। किस चीज़ को? इंडोलॉजी को। Apart from the study of ancient texts, the 19th century also witnessed important developments in the field of epigraphy, numismatics, archaeology, and the study of
art and architecture. The decipherment of the Ashokan Brahmi and Kharoshthi scripts were major breakthroughs, and the analysis of coins contributed to the construction of a framework of political history. Officers of the Geological Survey discovered prehistoric stone tools and laid the basis of Indian prehistory. The Archaeological Survey of India was established in 1871, and over the succeeding decades, this institution made an important contribution towards unearthing and analyzing the material remains of India's past. तो अगर हम देखें तो एंशियंट टेक्स्ट को स्टडी करने के अलावा उसके बियॉन्ड दैट जो 19th सेंचुरी है इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है अलग अलग फील्ड्स में। वो है एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स और आर्कियोलॉजी के फील्ड में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आर्ट और आर्किटेक्चर की फील्ड में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जब अशोकन ब्रह्मी और खारोशिथी स्क्रिप्ट्स को डेसिफर किया जाता है, उनका डेसिफरमेंट हो जाता है, तो उससे एक मेजर ब्रेक थ्रू हम देखते हैं, यानी उससे एक राह निकल के आती है फॉर फर्दर स्टडीज़। और जो कॉइन्स का एनालिसिस है वो एक फ्रेमवर्क देता है फॉर द पॉलिटिकल हिस्ट्री। जैसे जैसे कॉइन्स को एनालाइज किया जाता है तो उससे हमें एक फ्रेम मिलता है, एक रेफरेंस मिलता है पॉलिटिकल हिस्ट्री के काम के लिए। जियोलॉजिकल सर्वे के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स को डिस्कवर किया और उससे इंडियन प्री हिस्ट्री की शुरुआत हुई, उससे इंडियन प्री हिस्ट्री की बेसिस हुआ, वो बेस बना। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो ASI है, वो बनाई गई 1871 में, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया 1871 में। और सक्सीडिंग डेकेड्स में, यानी उसके आने वाले दशकों में, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसने दिया और मदद की इसने इंडिया के पास्ट को और उसके मटेरियल रिमेन को एनालाइज करने में, अनअर्थ करने में, यानी ज़मीन से खोद खोद के हिस्ट्री को निकालने में, इंडिया के पास्ट को निकालने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, हेल्प की। अब यहाँ आप साइड में एक पिक्चर देख रहे हैं, इनका नाम है RC मजुमदार। इनका जो टाइम है वो है फ्रॉम 1888 टू 1980, और ये एक लीडिंग हिस्टोरियन है ऑफ द नेशनलिस्ट स्कूल। अभी आप पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट स्कूल्स, ओके। Now the contribution and breakthroughs of the 18th and 19th centuries were rooted in a colonial context, and this is evident in certain features of Indological writing. The Brahmanical perspective of ancient Sanskrit texts were often uncritically taken as reflecting the Indian past. Social and religious institutions and traditions were critiqued from a Western viewpoint. Indian society was presented as static and its political system unwaveringly despotic over the centuries. Race, religion, and ethnicity were often confused with each other, and there was a tendency to exaggerate the impact of foreign influence on ancient India. This is the time when the classification of the Indian past into the Hindu, Muslim, and British period took root. ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि मतलब 18th और 19th सेंचुरी के अंदर उसका जो कंट्रीब्यूशन है और उसने जो नए रास्ते दिए हैं वो तो है ही, लेकिन ये सभी चीज़ें कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में हो रही हैं, और ये हमें इंडोलॉजिकल राइटिंग में साफ साफ देखने को मिल जाता है। एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट का जो ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव है उसको काफ़ी ज़्यादा अनक्रिटिकली वो लोग लेते हैं, और अगर आप देखें तो इंडियन पास्ट के अंदर उसको ऐसा दिखाया जाता है दैट इंडियन पास्ट इज़ ऑल अबाउट द ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव। तो सोशल और रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको वेस्टर्न व्यू पॉइंट से देखा जाता है, यानी ब्रिटिशर्स अपने नज़रिए से उस चीज़ को देखते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इंसान अपने नज़रिए से किसी चीज़ को देखता है तो वो उसको क्रिटिक करने लगता है, उसमें कमी निकालने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी जो है उसको एक ऐसी सोसाइटी बताया जा रहा है जहाँ पर वो स्टैटिक है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिस्पोटिक रहा, काफ़ी सेंचुरीज तक डिस्पोटिक यानी कि ओवर कंट्रोलिंग रहा। रेस, रिलीजन, एथनिसिटी जो है उनको एक दूसरे के साथ कंफ्यूज कर लिया जाता है, और जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है एंशियन इंडिया पर उस चीज़ को एग्जैजरेट किया जाता है, यानी एंशियन इंडिया में जो फॉरेनर्स आए हैं इंडिया में उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है इन द यूरोपियन राइटिंग्स। और ये वो समय है जब इंडियन पास्ट का क्लासिफिकेशन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में जो रखा हुआ है उसको इसी समय उसकी जड़ें हम देखते हैं कि
यहीं से कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होती है। इंडियन स्कॉलर्स ऑफ द लेट 19 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टिंग अ कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ एंशियंट इंडिया, writing against the background of an emergent and later increasingly strong national movement. These historians are generally referred to as the nationalist historians. They were responsible for meticulously weaving together data from texts, inscriptions, coins, and other material remains to amplify the contours of the ancient Indian past. Especially important contributions were made in the field of political history. South India was brought into the narrative and the study of regional politics progressed. तो इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं लेट 19 और फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के, उन्होंने काफ़ी मेजरली कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड कंस्ट्रक्टिंग एशियंट इंडिया का जो कनेक्टेड नैरेटिव है उसको बनाने में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। जो इंडियन ओरिजिन के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट है उसके बैकग्राउंड में वो जब इमर्ज हो रहा है तो उसके बैकग्राउंड में ये लोग अपना काम कर रहे हैं, यानी नेशनल मूवमेंट को कहीं ना कहीं एक बूस्ट देने के लिए ये हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा काम करती है। ये स्कॉलर्स ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और ये जो हिस्टोरियंस हैं ये जनरली इनको हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं। और यही हिस्टोरियंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेटिकुलसली वीविंग, यानी बुनने के लिए इन्होंने सभी डेटा को, सभी टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स और दूसरे मटेरियल रिमेन्स से लेकर के इन्होंने एक ऐसा डेटा क्रिएट किया जहाँ पर एंशियंट इंडियन पास्ट को एम्पलीफाई किया गया है, उसके कॉन्टोर्स को एम्पलीफाई किया गया है। यानी आप समझ रहे हैं ना, टू एम्पलीफाई, to increase, to boost the Indian national movement. स्पेशली इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के फ्रेमवर्क में दिए गए हैं, कि उसके फील्ड में दिए गए हैं। साउथ इंडिया को नैरेटिव में लाया गया है। साउथ इंडिया जो अभी तक नेग्लेक्टेड था उसको रीजनल पॉलिटिक्स की जो स्टडी है वो प्रोग्रेस करती है और साउथ इंडिया को नैरेटिव में लाया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। द नेशनलिस्ट tinge in the writings of these scholars can be seen in their insistence on the indigenous roots of all major cultural developments. It is also reflected in their search for golden ages, which led to their exalting the age of the Vedas and the Gupta Empire. Non-monarchical politics were discovered and were celebrated to counter the idea that India had never known anything about despotic rule. The periodization of the Indian past into Hindu, Muslim, and British period was, however, retained. It coalesced with a communal tendency to valorize the Hindu period and to project the advent of the Turks and Islam as a calamity and tragedy. तो एक चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि जो नेशनलिस्ट टिंज है, यानी नेशनलिस्ट कलर है, नेशनलिस्ट रिफ्लेक्शन है, वो आपको इन राइटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इन स्कॉलर्स के काम में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि एक नेशनलिस्ट फीलिंग देना चाह रहे हैं वो, और वो ये बता रहे हैं कि जितने भी कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में ही इमर्ज हुए हैं, है ना। वो इंडिजिनस रूट्स बता रहे हैं, हर चीज़ को नेटिव बता रहे हैं। तो एक नेशनलिस्ट फीलिंग हमें देखने को मिल रही है। और जब वो गोल्डन एजेस के लिए सर्च करते हैं, जिससे हमें जो वो बताते हैं कि जो एज ऑफ वेद एंड द गुप्ता एम्पायर है वो गोल्डन एज है, तो इससे भी हमें पता चलता है दैट दे आर ट्राइंग टू मेक द इंडियन पास्ट ग्लोरीफाइड। और नॉन मोनार्कियल पॉलिटिक्स को जब डिस्कवर किया गया तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो ब्रिटिश राइटर्स, जो इंडोलॉजिस्ट हैं, जो एंशियन इंडियन राइटर्स हैं, सॉरी एंशियन इंडियन राइटर्स नहीं, जो इंडोलॉजिस्ट हैं या जो ओरिएंटलिस्ट हैं, उन्होंने जो कहा था कि इंडिया के लोग तो सिर्फ डेस्पोटिक रूल के बारे में जानते हैं, तो उस आइडिया को काउंटर करने के लिए जब भी हमें पता चलता है कि नॉन मोनार्कियल पॉलिटिक्स रही है इन आर पास्ट, तो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडियन पास्ट का जो पीरियडाइजेशन है वो तो सेम ही रहता है, इस पीरियड में भी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड्स में ही रहता है, लेकिन वो एक कम्यूनल टेंडेंसी जो हिंदू पीरियड की है और उसको हिंदू पीरियड को काफ़ी ज़्यादा
एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रेजेंट किया जाता है, और जो तुर्क्स और इस्लाम का जो इंडिया में आना है उसको एज अ कैलामिटी, एज अ ट्रेजेडी बताया जाता है, ठीक है, एज इफ समथिंग इज़ हैपनिंग बैड टू द कंट्री, कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कोई आपदा आ गई है ना। सो दैट इन दैट सेंस आगे हम पढ़ते हैं दैट the 1950 saw the emergence of Marxist historiography। मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो हैं, वहाँ हम ये देखते हैं that Marx believed that religion must be separated from the state. So the 1950s saw the emergence of Marxist historiography, which went on to play an extremely influential role in the construction of the history of ancient and early medieval India. In the long run, the major achievement of Marxist historians was to shift the focus from an event-centered history dominated by political narrative to the delineation of social and economic structures and processes, especially those related to class stratification and agrarian relations. Marxist historiography also contributed towards uncovering the history of non-elite groups, some of whom had suffered centuries of subordination and marginalization. Okay. तो हम ये देखते हैं कि 1950s में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत होती है। इस हिस्टोरियोग्राफी में क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल रोल हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन में मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया के कंस्ट्रक्शन में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, काफ़ी ज़्यादा मदद करी, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का जो मेजर अचीवमेंट है वो ये है कि उन्होंने इवेंट सेंटर्ड हिस्ट्री से फोकस हटाया। इवेंट सेंटर्ड हिस्ट्री ये होती है कि जो मेजर इवेंट्स हैं आप सिर्फ उनका ख्याल रखें, है ना, कि भाई इस डेट में कलिंग का युद्ध हुआ, फिर ये गौतम बुद्ध आए, फिर गौतम बुद्ध चले गए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर ये, फिर वो, फिर अलेक्जेंडर, मतलब मैं उल्टी बात कर रही हूँ, लेकिन मतलब मेजर इवेंट्स जो हुए आप सिर्फ उन्हीं को हिस्ट्री माने। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का कहना ये था कि हमें इवेंट सेंटर्ड हिस्ट्री को नहीं लेना चाहिए, हमारा फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पर, यानी कि हर दौर के सोशल स्ट्रक्चर्स क्या रहे हैं और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या रहे हैं और क्या प्रोसेसेस हैं, स्पेशली क्लास स्ट्रैटिफिकेशन के या एग्रेगरियन रिलेशंस के क्या प्रोसेसेस हैं, उन पर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है या इवेंट सेंटर्ड हिस्ट्री हमें नहीं लिखनी चाहिए, और ना ही हमें हिस्ट्री को एज अ इवेंट सेंटर्ड पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, यानी कि इस दौर में ये जंग हुई, इस दौर में ये जंग हुई, इस दौर में ये जंग हुई, हमें ये पर्सपेक्टिव नहीं रखना चाहिए। हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि भाई इस पीरियड में सोशल स्टेटस क्या था, इस पीरियड में सोशल स्ट्रक्चर क्या था, इस पीरियड में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, क्लास स्ट्रैटिफिकेशन कैसे हो रहा था, एग्रीगेरियन रिलेशन कैसे हो रहे थे, तो ये हमारा नज़रिया होना चाहिए। ऐसा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने कहा। और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है उसने जो हिस्ट्री है नॉन एलिट ग्रुप की उसको कवर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी, वरना आप देखें तो हिस्ट्री हमें सिर्फ उन्हीं लोगों की पढ़ने को मिलती जो कि पावर में रहे, जिन्होंने अपनी हिस्ट्री या तो खुद लिखवाई या फिर किसी ने उनकी हिस्ट्री लिखी, जैसे कोई राजा हुआ या कोई योद्धा है जो पावरफुल आदमी है, जो एलीट में आता है ना। लेकिन जो आम आदमी है, जो किसान है, जो काम कर रहा है, जो क्राफ्ट पर्सन है, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, है ना। तो मार्क्सिस्ट लोगों ने ये कहा, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने ये कहा कि हमें उन लोगों की बात करनी है, हमें आम आदमी की हिस्ट्री को समझना है, ना कि हमें एलिट्स की हिस्ट्री को जानना है, ठीक है। तो हमें पता चलता है इस पीरियड में नॉन एलीट ग्रुप्स की हिस्ट्री के बारे में। इनमें से कुछ जो है नॉन एलीट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने काफ़ी सेंचुरीज़ तक सबऑर्डिनेशन और मार्जिनलाइजेशन उनके साथ हुआ है, यानी काफ़ी सेंचुरीज़ तक जो है, जैसे आप जानते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में कि एक ग्रुप ऐसा है जिसको सदियों तक दबाया गया है ना, और महिलाएं जो हैं उनको हमेशा से ही दबाया जाता रहा है। तो जैसे आप देखेंगे स्पेशली जो पीरियड है जब आपका एक ब्राह्मण जो हैं वो जब पावर में आते हैं, तो वो उसके बाद में जब
एक बुक लिखवाते हैं जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं, मनुस्मृति, और उसके अंदर जो रूल्स दिए हुए हैं अबाउट विमेन, अबाउट द शूद्रास, अबाउट द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट नॉन एलीट ग्रुप जो है उसको कितना ज़्यादा सबऑर्डिनेट किया जा रहा है, कितना ज़्यादा मार्जिनलाइज किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी नहीं मानना है कि द टोटल एंशियंट हिस्ट्री इज़ जस्ट अबाउट दिस, ऐसा भी नहीं है। देयर आर ऑल्सो अदर इवेंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, लाइक जब आप देखते हैं अशोकन पीरियड है, दैट वाज द हाइट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, एंड बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आप देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा दैट एवरीथिंग हैज़ अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स टू सी फ्रॉम, है ना। आपको एक पर्सपेक्टिव को लेकर के नहीं चलना है कि एंशियंट हिस्ट्री तो सिर्फ यही है, ऐसा नहीं है। यू कैन सी अ सिंगल थिंग फ्रॉम 360 डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना। यू कैन सी इट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। सो बेसिकली आपको हर पर्सपेक्टिव को ध्यान में लेकर के चलना है। वाइल मेकिंग दीज वैल्यूएबल इंटरवेंशंस एंड कंट्रीब्यूशंस, मार्क्सिस्ट राइटिंग्स often tended to work with unlinear historical models derived from Western historical and anthropological writings. Texts were sometimes read uncritically, with insufficient attention paid to their problematic chronology and peculiarities of genre. Archaeological data was included, but the basic framework of the historical narrative remained text-centric. Initially, the focus on class meant less attention on other bases of social stratification, such as caste and gender. Religion and culture were often sidelined. Or mechanically presented as reflections of socio-economic structures. तो जब भी जो मार्क्सिस्ट राइटिंग्स हैं उन्होंने काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें कंट्रीब्यूट की हैं, कंट्रीब्यूशंस किए हैं टू द हिस्ट्री राइटिंग, लेकिन इनका जो काम है वो काफ़ी अनलीनियर हिस्टोरिकल मॉडल्स पर बेस्ड है, जो कि वेस्टर्न हिस्टोरिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग से लिया गया है। जो टेक्स्ट है उसको क्रिटिकली रीड नहीं किया जाता है, कभी कभी उसको अनक्रिटिकली रीड किया जाता है, जहाँ पे इनसफिशिएंट अटेंशन दी जाती है टू द प्रॉब्लमैटिक क्रोनोलॉजी, यानी क्रोनोलॉजी पे फोकस नहीं किया जाता, दैट हु इज़ कमिंग आफ्टर हुम, व्हाट इवेंट इज़ अकरिंग बिफोर विच इवेंट। सो ये चीज़ जो है, क्रोनोलॉजी जो है, चीज़ों का जो क्रम है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जॉनरा की जो पिक्युलैरिटीज़ हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल डेटा को भी इंक्लूड किया गया, लेकिन जो बेसिक फ्रेमवर्क था हिस्टोरिकल नैरेटिव का वो टेक्स्ट सेंट्रिक रहा। आर्कियोलॉजिकल डेटा को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना था, टेक्स्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया, और टेक्स्ट में भी उसकी जो प्रॉब्लमैटिक क्रोनोलॉजी है, उसकी जो जॉनर की पिक्युलैरिटीज़ हैं उनको इग्नोर किया गया, उनको अटेंशन कम दिया गया। तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर हम कमी देखते हैं। और एक चीज़ और, जो क्लास का जो फोकस हम कह रहे थे, जिसकी हम बात कर रहे थे क्लास स्ट्रैटिफिकेशन की, तो जो फोकस है वो क्लास पर था। इसका मतलब है कि दूसरे जो बेसिस हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, सोशल डिवीज़न के, जैसे कि कास्ट और जेंडर, उन पर ध्यान कम दिया गया है, क्लास पर ध्यान ज़्यादा दिया गया है। क्लास पर ध्यान ज़्यादा देने का एक मेजर जो रीज़न हो सकता है वो इन हिस्टोरियंस का माइंडसेट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में कास्ट और जेंडर ज़्यादा महत्व प्ले करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास। आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो आप देखेंगे दैट क्लास इज़ नॉट very much influential in the Indian society. It is influential in the European society because there is no caste system there. और ये class system और racial system जो है वो यूरोपियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में रेस सिस्टम तो नहीं है, यहाँ कास्ट सिस्टम है जो कि बहुत अंदर तक, एकदम जड़ों तक फैला हुआ है। डिस्पाइट देयर रिलीजन और कल्चर जो है उसको ज़्यादातर साइडलाइन कर दिया जाता है, उसको मैकेनिकली प्रेजेंट किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के रिफ्लेक्शन के तौर पे। Despite their important differences, the major historiographical schools also share some similarities. For instance,
in their emphasis on Brahminical Sanskrit text and their tendency to marginalize archaeological evidence, certain tenets of all these schools. अच्छा, तो हम सब ये जानते हैं कि इनका जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो मेजर हिस्टोरियोग्राफिकल स्कूल्स हैं उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब वो ब्राह्मणिकल संस्कृत पे एम्फेसिस देते हैं, टेक्स्ट ब्राह्मणिकल संस्कृत टेक्स्ट पे जब वो एम्फेसिस देते हैं, उस पर जोर डालते हैं, और उनकी जो टेंडेंसी है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को साइडलाइन करने की, मार्जिनलाइज करने की, तो वहाँ हमें कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं ज़्यादातर हिस्टोरियोग्राफिकल स्कूल्स में। कुछ टेनेट्स सभी स्कूल्स के continue to thrive in the present. Some of the fundamental premises and methods of Orientalist historiography continue to hold their ground, and histories of third world countries such as India remain Eurocentric in many respects. Appeals to the ancient and early medieval past are still often dictated by nationalist or communalist agendas. Marxist historiography continues to be an influential force in early Indian historiography. तो हम ये देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल जगहें और कुछ मेथड्स ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के आज भी उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, आप जानते हैं थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कुछ का जो यूरोसेंट्रिक विजन से जब देखा जाता है, यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं, तो जो ब्रिटिश नहीं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज द फर्स्ट वर्ल्ड, एंड countries like India and other countries, they are considered as third world countries. So यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत जड़ें हैं, और आज भी हमारा जो हिस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं यूरोसेंट्रिक ही है ना। और एंशियंट और अर्ली मेडिवल पास्ट के लिए जो अपील्स हैं वो कभी कभी नेशनलिस्ट या कम्युनलिस्ट एजेंडा से डिक्टेट की जाती हैं। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स है अर्ली इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का। A few other aspects of the large volume of historiographical research of the last 50 years or so can be identified and cited here. New theoretical perspectives, scientific techniques, and a continuing growth in the volume of archaeological data have been transforming our understanding of the early Indian past, especially with regard to subsistence practices, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि पिछले 50 सालों में जो की गई है, वो आप देख सकते हैं। एक सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है नया थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक टेक्निक्स, और एक जो आर्कियोलॉजिकल डेटा है उसके वॉल्यूम में तो दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है, और उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है अर्ली इंडियन पास्ट की वो बदलती जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे आर्कियोलॉजिकल डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास जो जानकारी है और जो तरीके हैं उसको एवेलुएट करने के वो भी बढ़ते जाएंगे। स्पेशली जब हम देखते हैं सबसिस्टेंस प्रैक्टिसेस को, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, और हम ह्यूमन इंटरैक्शंस को देते हैं विद द एनवायरनमेंट, तो उन सब चीज़ों से जो हमारी जानकारी है उसमें इजाफा होता है और उससे हमें जानकारी मिलती है अबाउट दैट पीरियड। Environmental studies have directed attention to the changing ecology of the different regions and its impact on human life. These important issues are likely to increasingly engage the attention of scholars. Investigations of archival material have begun to reveal in unprecedented detail the complex stories of the people, institutions, and ideas involved in the construction of archaeological knowledge. Such studies also reflect the need to break the disciplinary divides between the ancient and the modern and all that lies in between by inquiring into issues such as the modern histories of ancient sites and monuments. तो अगर हम पैलेयो एनवायरमेंटलिस्ट स्टडीज़ को देखते हैं तो उससे हमारा जो ध्यान है वो जाता है बदलती हुई इकोलॉजी की तरफ, जो कि अलग अलग रीजन की इकोलॉजी दिन ब दिन बदलती जा रही है और उससे ह्यूमन लाइफ पर क्या क्या असर आ रहा है। ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं वो हमारा ध्यान इंगेज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अटेंशन ऑफ द स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स हैं उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करेंगे टूवर्ड्स द चेंजिंग इश्यूज़, टूवर्ड्स द चेंजिंग पर्सपेक्टिव।
अगर आर्काइवल मटेरियल का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और वो अनप्रेसिडेंटेड डिटेल्स और जो कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ हैं कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ हैं लोगों की, इंस्टीट्यूशंस की, उसको रिवील करना शुरू करता है जो हमारा आर्काइवल मटेरियल है, और जो आइडियाज़ हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको रिवील करता है, तो उससे हम उसको इन्वेस्टिगेट करने से हमें बहुत इनॉर्मस अमाउंट में जानकारी मिलेगी अबाउट दैट पीरियड। और ऐसी स्टडीज़ हमें ये भी बताती हैं कि हमें डिसिप्लिनरी डिवाइड को तोड़ना होगा। एंशियंट और मॉडर्न के बीच में जो डिसिप्लिनरी डिवाइड है कि एंशियंट एक अलग सब्जेक्ट है, मॉडर्न एक अलग सब्जेक्ट है, इस डिवाइड को हमें तोड़ना होगा और इसके बीच में जो कुछ है उसको भी हमें ख़त्म करना होगा। और अगर हम देखें तो एंशियंट साइट्स और मॉन्यूमेंट्स की जो मॉडर्न हिस्ट्रीज़ हैं उनको अगर हम इंक्वायर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखा है, इनका नाम है जी डी कोसाम्बी, एक प्योनियर है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के। 1907 से लेकर 66 तक इन्होंने काम किया है, ठीक है, 66 तक ये, ठीक है। नाउ the research of a small group of historians, mostly women, working on gender relations had radically altered the frontiers of early Indian social history. कुछ एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें ज़्यादातर हिस्टोरियंस महिलाएं हैं, उन्होंने जेंडर रिलेशंस पे काम किया है और जेंडर रिलेशंस से जो उन्होंने काम किया है जेंडर रिलेशंस के ऊपर, उससे जो फ्रंटियर्स हैं अर्ली इंडियन सोशल हिस्ट्री के, जो बॉर्डर्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। तो ये छोटा सा जो ग्रुप है जिसमें ज़्यादातर जो औरतें हैं वो काम कर रही हैं, तो उससे जो बाउंड्रीज़ हैं इंडियन सोशल हिस्ट्री की वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाती हैं इन लेटर टाइम्स। सो द फोकस ऑन जेंडर हैज़ इन्वॉल्व्ड मच मोर देन सिंपली इंसर्टिंग वेमेन इनटू हिस्ट्री। तो जेंडर पे फोकस करने से सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वेमेंस का जो एक पर्सपेक्टिव है या वेमेंस जो हैं वो हिस्ट्री में आ रही हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इससे काफ़ी ज़्यादा काम होता है। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल पोजीशन ऑफ women mold, it has asked new questions, broken the artificial divide between the private and political domains, and revealed the power hierarchies within the family and household. The most important achievement of this line of research is that it has demonstrated the close relationship between gender and hierarchies based on class, कास्ट एंड पॉलिटिकल पावर। तो सबसे बड़ा काम तो ये स्टडी जो इन औरतों ने की, इससे ये पता चला हमें कि जो जेंडर और कास्ट, क्लास और पॉलिटिकल पावर है उसका हमेशा से एक संबंध रहा है, यानी उसको हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जेंडर और कास्ट, क्लास और पावर जुड़ी हुई हैं। तो इसको समझने के लिए वो जो उनकी रिसर्च है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेंडर पे फोकस करने से बहुत सारे नए नए सवाल हमें मिलते हैं, जिससे जो आर्टिफिशियल डिवाइड है जो प्राइवेट और पॉलिटिकल डोमेन के बीच में रखा जाता है, दैट ये जेंडर जो है ये पॉलिटिकल पावर संभालेगा, ये जेंडर जो है ये प्राइवेट लाइफ संभालेगा, तो वो डिवाइड जो है वो ख़त्म हो जाता है और औरतों की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ वुमेन है, और उसका जो एक मोल्ड, एक सांचा क्रिएट कर दिया गया है, वो उसको ब्रेक करने में, उस ट्रेडिशनल व्यू को ब्रेक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अब नेक्स्ट है, सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ रीसेंट हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड इज़ द डिटेल्ड study of the changing profiles and configuration of regions and sub-regions. Based on careful empirical examination of epigraphic and textual sources, these studies have identified changes in political, economic, and social structures with a special focus on agrarian relations and legitimation of political power. In doing so, they have revealed a varied historical textures and trajectories in different parts of the Indian subcontinent in early medieval India. तो एक महत्वपूर्ण फीचर रिसेंट हिस्टोरियोग्राफी का जो कि किया गया है अबाउट अर्ली मेडिवल इंडिया, वो हमें मिलता है, वो एक डिटेल्ड स्टडी है कि किस तरीके से प्रोफाइल्स चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से रीजन के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं और सब रीजन के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो प्रोफाइल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। यानी
जगहें कैसे चेंज हो रही हैं, उनके प्रोफाइल्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं, एम्पिरिकल एग्जामिनेशन करते हैं एपिग्राफिक और टेक्सचुअल डेटा का, टेक्सचुअल सोर्सेज का, तो इन स्टडीज़ से हमें मिलता है कि कैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स में बदलाव आ रहा है। उसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसको करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। अगर हम एक स्पेशल फोकस रखें ऑन द एग्रीगेरियन रिलेशंस एंड लेजिटिमेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, तो हमें काफ़ी ज़्यादा डेटा मिलता है अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। ऐसा करने से हमें जो वेराइड हिस्टोरिकल टेक्सचर्स हैं या ट्रेजेक्टरीज हैं, जो रास्ते हैं अलग अलग पार्ट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, वो रिवील हो जाते हैं, वो दिखने लगते हैं इन अर्ली मेडिवल टाइम्स। ठीक है। नाउ अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, वन विच रिकग्नाइजेज द कंट्रीब्यूशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट आइडियोलॉजिकल एंड थियोरेटिकल frameworks is essential in order to understand where the history of ancient and early medieval India stands today. However, the major advances of the future are likely to be the result of questioning and thinking beyond the boundaries of existing historiographical positions and methodologies. तो अगर आप एक critical understanding रखते हैं हिस्टोरियोग्राफी की, जो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशंस हैं और जो लिमिटेशंस हैं पास्ट के और प्रेजेंट के, उसको रिकग्नाइज़ करे, और आइडियोलॉजिकल और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स के पास्ट और प्रेजेंट की लिमिटेशंस को समझ सके, तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग, एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप एंशियंट और अर्ली मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो। लेकिन जो मेजर एडवांसेस हैं फ्यूचर के, वो ज़्यादातर आएंगे फ्रॉम क्वेश्चनिंग। जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप थिंक करेंगे, जब आप सोचेंगे बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज ऑफ हिस्टोरियोग्राफिकल पोजीशंस एंड मेथोडोलॉजीज़।